तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि MGPR यूनिवर्सिटी की जो होती है और जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं सभी का मतलब जो कोरिकुलर का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। इसमें बस आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और जो ऑब्जेक्ट टाइप के जो रहने वाला है जो कि 4th सेमेस्टर आपका रहने वाला है, ठीक है। जिसमें कि जो कि वीडियो है जो मैंने क्वेश्चन पेपर बताया जो पुराना है और जो नया आने वाला है इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन जो आते हैं और जो बता रहा हूँ जो MGPR यूनिवर्सिटी है, ये मेरा जो बता रहा हूँ, ये दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग नहीं होता जाता, सेम ही रहता है। 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर उनका लेवल अलग हो सकता है, लेकिन रहता सेम ही है, ठीक है। तो इस बारे में फुल डिटेल में जानने वाले जो पुराना क्वेश्चन पेपर यानी एक तरह से मॉडल पेपर कह सकते हैं, मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके देने वाले हैं। और जैसे ही आप सॉल्व कर देखेंगे तो आपको उससे अच्छा अनुभव मिलेगा और एग्ज़ाम आपका अच्छी तरह से आप जो कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो का अंदर बने रहे, पूरा वीडियो देखें और वीडियो को अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक। और जो हम वीडियो शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और जल्दी इसका देखना बहुत ज़रूरी है। और चैनल को लाइक भी करें, ठीक है। वीडियो जो भी कोई परेशानी है समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। तो कमेंट भी कर सकते हैं। आज तो चलो आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल में जानने वाले, ठीक। करने का प्रयास करते तो हिंदी अनुवाद का क्वेश्चन पेपर है 2026 में पूछा गया है। वैसे बता दूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी कथा साहित्य वाला शामिल है तो उसका भी मॉडल पेपर मैं जल्दी दे दूंगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। को करिकुलर मास्टर चैनल पर हो सकता है उसका मैं लेक्चर दूं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ माना जाता है। दोस्तों बताएं, आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ जो है 19वीं शताब्दी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग से आप देखते हैं अनुवाद की प्रक्रिया में तेजी आई और इस दौरान बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत इन सभी ग्रंथों पर बड़े पैमाने पे हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया गया। चौथा प्रश्न बगल में ही दिया हो, इसको भी समझेंगे। भाषा के प्रकार है। दोस्तों भाषा के लिखित प्रकार, मौखिक और सांकेतिक तीनों प्रकार की भाषाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी में लिखित हिंदी भारत संघ की राजभाषा है? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? ये अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर की डेट को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन से, श्रेष्ठ अनुवादक वही होता है जो मूल लेखक की रचना के पूरे स्वरूप को प्रस्तुत करता है। दूसरा प्रश्न फटाफट से आप बताएंगे, श्रेष्ठ अनुवादक वही होता है जो मूल लेखक की रचना के पूरे स्वरूप को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन भोलानाथ तिवारी जी का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोलानाथ तिवारी भाषा विद्वान थे और भाषा के प्रकांड विद्वान थे और उनका मानना था कि अनुवादक को केवल शब्दों का नहीं बल्कि मूल लेखकों के जो भाव होते हैं और उनका जो शिल्प होता है दोनों का एक प्रकार से वफादार होना चाहिए, दोनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, दोनों के प्रति कहीं ना कहीं पे ईमानदारी से लिखना चाहिए। जो भी चीज़ें लेखक बताना चाह रहा है उसी चीज़ को बताना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, पुनरीक्षण शब्द का क्या मतलब है? पुनरीक्षण, पुनरीक्षण मतलब होता है पुनः देखना यानी दोबारा से देखना। पुनरीक्षण फिर से देखना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पुनरीक्षण 2 शब्दों से मिलकर के बना। पहला शब्द है पुनः और दूसरा शब्द है ईक्षण। ईक्षण माने होता है देखना, पुनः माने होता है दोबारा। यानी अनुवाद के संदर्भ में अगर पुनरीक्षण को देखा जाए दोस्तों तो अनुवाद जैसे कोई रचना का अनुवाद हो गया, फिर उसके बाद में उस अनुवाद में जो कमी वगैरह रहती है, कहाँ कहाँ पर कमियाँ रह गई हैं, उनको जांचने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को खत्म करने के लिए बारीकी के साथ एक बार फिर से चेक किया जाता है। उसी चेक करने को पुनरीक्षण कहा जाता है, फिर से देखना कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद दोस्तों अंतःभाषिक अनुवाद कहा जाता है। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहते हैं उसको, अंतःभाषिक अनुवाद, अंतर नहीं अंतःभाषिक अनुवाद कहते हैं उसको। जब हम एक ही भाषा के भीतर किसी पुराने काव्य को सरल गद्य भाषा में लिखते हैं, जैसे तुलसीदास की अवधि की रचना है रामचरितमानस, उसको हिंदी में सरल भाषा में समझने के लिए अगर हम उसका अनुवाद करते हैं उसी को अंतःभाषिक अनुवाद कहा जाता है। जैसे टीका लिखते नहीं है, ठीक है, सरल भाषा में, वो चीज। 7 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शब्दों और उसकी परिभाषाओं का संग्रह क्या कहलाता है? शब्दों और उनकी परिभाषाओं के संग्रह को दोस्तों शब्दकोश कहते हैं, डिक्शनरी अंग्रेजी में, ठीक है। डिक्शनरी या शब्दकोश
इसमें क्या होता है, शब्दों के अर्थ लिखे रहते हैं, उच्चारण कैसे होगा शब्दों का, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द कैसे बने हैं, शब्द की परिभाषा क्या है, इन सभी को शब्दकोश में डिक्शनरी में लिखा रहता है। 10वां प्रश्न, टीचर शब्द का अनुवाद क्या है, बताएंगे। टीचर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? टीचर का हिंदी में अर्थ होता है शिक्षक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन से भाषा कोशों की प्रमुख विशेषता। भाषा कोशों की प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों? भाषा कोशों की प्रमुख विशेषता होती है वर्ण अनुक्रम के अनुसार होते हैं ये, यानी कि वर्ण अनुक्रम के हिसाब से। यानी जैसे मान लेते पहले जो है भाषा कोश में क्या होगा, पहले आ वाले शब्द आ जाएंगे, फिर बड़ा आ वाले, इस तरीके से, यानी फिर का वाले, फिर खा वाले, फिर गा वाले, यानी कि एक वर्ण से सारे अक्षर आएंगे। ठीक है, ये चीजें होती है। 8वां प्रश्न है, 19वीं सदी से किस कोश की परंपरा शुरू हुई है? 19वीं सदी से किस कोश की परंपरा शुरू हुई है? तो एक भाषी कोश की परंपरा 19वीं शताब्दी से शुरू हुई है। आधुनिक युग की शुरुआत के साथ ही भाषाओं को मानकीकृत किया गया और एक ही भाषा के शब्दों को उसी भाषा में समझाने के लिए एक कोश बनाया गया, जिसको हिंदी कोश, अंग्रेजी कोश के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक ही भाषा के, जैसे एक भाषा में कुछ कठिन शब्द लिखा है, उस कठिन शब्द का सरल शब्द में लिखना, ये होता है एक भाषी कोश। ठीक है, हिंदी कोश, अंग्रेजी कोश हो गए, ये सब आते हैं इसमें। 9 नंबर प्रश्न है, कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद की कितनी सीमाएं हैं, बताएं। कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद की कितनी सीमाएं हैं दोस्तों? तो कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद की 2 सीमाएं होती हैं। ठीक है, कितनी सीमाएं दोस्तों? 2 सीमाएं होती हैं अनुवाद की। ठीक है, जेसी कैटफोर्ड अनुवाद की 2 मुख्य सीमाएं बताते हैं, भाषाई और दूसरा है सांस्कृतिक। ठीक है, उनके अनुसार कभी कभी दूसरी भाषा में समान सांस्कृतिक शब्द न मिलने पर सटीक अनुवाद असंभव सा प्रतीत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, लक्ष्य भाषा क्या है? लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा 2 प्रकार की भाषा होती है। लक्ष्य भाषा को टारगेट लैंग्वेज और स्रोत भाषा को सोर्सेस लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अनुवाद में 2 भाषाएं होती हैं, तो जिस भाषा में अनुवाद करना है उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं और जिस भाषा का अनुवाद करना है उसको स्रोत भाषा कहते हैं। तो जिसको पढ़ना है नहीं, जिसमें पाठ सामग्री लेते नहीं, जिसमें अनुवाद करना, जिस भाषा में अनुवाद करना है उसको लक्ष्य भाषा, जिस भाषा का अनुवाद करना है उसको स्रोत भाषा कहा जाता है। एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं जो है हिंदी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, यहाँ तक कि को करिकुलर के, तो आप मात्र प्राप्त कर सकते हैं 100 रुपये फीस में। 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS करेंगे? आप अपना नाम SMS कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भी भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 100 रुपये जैसे आप जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा और लिखने वाला भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस में आपको ऑब्जेक्टिव वाले कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट, लिखित वाले भी ऐसे मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, केवल हिंदी के नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेंगे। तुरंत SMS करें और जैसे आपका पेपर हो जाता है तो पेपर की फोटो खींच करके इस नंबर पर भेज भी दे सकते हैं ताकि मैं उसके आंसर की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँ। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विधि की भाषा है। विधि माने ला यानी कानून। विधि की भाषा जो है सरल भी है, पेचीदा भी है, क्लिष्ट है, बताएं। तो विधि की भाषा, कानून की भाषा सबके समझ में नहीं आती है दोस्तों, यानी पेचीदा है और क्लिष्ट है, सरल भाषा का प्रयोग नहीं होता है इसमें, यानी डी ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही, यानी कि पेचीदा भी है और क्लिष्ट भी है। 16 नंबर प्रश्न, बैंक के लिए मुख्य संस्कृत शब्द कौन सा है? बैंक को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अधिकोष कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अधिकोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न है, संस्कृत में बैंक को क्या कहते हैं? संस्कृत में बैंक को अधिकोष कहते हैं। दोबारा एक प्रश्न पूछ लिया गया। पेशगी शब्द है, पेशगी। पेशगी शब्द क्या है दोस्तों? अरबी फारसी भाषा का शब्द है पेशगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेशगी का मतलब क्या होता है? हिंदी में पेशगी शब्द फारसी का मूल है जिसका अर्थ है एडवांस या काम से पहले दिया जाने वाला धन को वो कहते हैं पेशगी। ठीक है, यानी एडवांस देना। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न आ चुका है, डेड मनी का हिंदी में क्या अर्थ है? डेड मनी, डेड मनी को हिंदी में निष्क्रिय धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अर्थशास्त्र में एक ऐसा धन होता है जो बाजार में सर्कुलेशन में नहीं है, जिससे कोई लाभ ब्याज नहीं मिल रहा हो, उसी को डेड मनी कहते हैं, निष्क्रिय धन कहते हैं। ये SBI किस शाखा का नाम है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक को SBI कहते हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, ड्राइवर का हिंदी अनुवाद क्या है? ड्राइवर का हिंदी अनुवाद, बहुत सरल पेपर बना था दोस्तों। ड्राइवर का हिंदी अनुवाद है चालक। चालक, ड्राइवर को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भाषा की प्रवृत्ति का अनुसरण किसकी प्रक्रिया का विभिन्न सोपान? बताएं। प्रश्न, भाषा की प्रकृति का अनुसरण किसकी प्रक्रिया का विभिन्न सोपान है? तो अनुवाद की प्रक्रिया का विभिन्न सोपान है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लिपियांतरण क्या है? लिपियांतरण, जिसको आप ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, लिपियांतरण जो होता है अनुवाद प्रक्रिया का एक सोपान होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा है ये राम लिखा है देवनागरी लिपि में, इसी राम को हमको अगर इसका लिपियांतरण करना तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कैसे? इस तरीके से लिख देंगे राम। अब ये रोमन लिपि में लिख दिया गया दोस्तों और ये देवनागरी लिपि में लिखा, तो ये लिपियांतरण हुआ, अनुवाद नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन से, बैलेंस की हिंदी क्या होती है? बैलेंस को हिंदी में शेष कहा जाता है। बैलेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? शेष कहा जाता है। वाणिज्य और बैंकिंग में बचे हुए धन या राशि को बैलेंस कहते हैं, शेष राशि कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एआई को हिंदी में क्या कहते हैं? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन से, समभाषिक अथवा अन्वयांतर अनुवाद का संबंध किससे है? बताएंगे। 24 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। समभाषिक अथवा अन्वयांतर शब्द अनुवाद का संबंध किससे है? तो ये अंतःभाषिक अनुवाद से है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक ही भाषा के दो रूपों के बीच अनुवाद होता है तब उसे समभाषिक अनुवाद या अंतःभाषिक अनुवाद कहा जाता है, या इसी को अन्वयांतर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है, अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है, कथन किसका है? अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला, इस कथन को कहा था रोनाटो पोगियालो ने। ठीक है, रोनाटो पोगियालो, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़े ही अच्छे अनुवाद के चिंतक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि अनुवादक केवल नकल नहीं करता बल्कि वह मूल कृति की व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, बैंक क्या है? बैंक क्या है दोस्तों? 28 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, बैंक क्या है? बैंक एक वित्तीय संस्थान होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गवर्नर का हिंदी मतलब क्या होता है? गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला 26 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कथन या पुनः कथन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनु माने पीछे या बाद में, वाद माने कहना, यानी किसी कही हुई बात के बाद में या फिर से किसी बात को कहना अपनी भाषा में अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो सरल प्रश्न था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। 30 नंबर प्रश्न है, अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 दिसंबर को मनाते हैं। यह दिवस सेंट जेरोम की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें बाइबल का अनुवादक और अनुवादकों का संरक्षक भी माना जाता है। किसको? सेंट जेरोम को। ऑप्शन 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 30 सितंबर के डेट को। 31 नंबर क्वेश्चन से, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, यह कथन किस विद्वान का है? इस कथन को कहा था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, अनुवादक को ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को दोस्तों किसका ज्ञान होना चाहिए? अनुवादक को लक्ष्य भाषा के बारे में, जिस भाषा में अनुवाद करना उसका ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा का अनुवाद करना उसका ज्ञान होना चाहिए। और ये मतलब कि इनमें करेक्ट उपरोक्त दोनों, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों का ज्ञान होना चाहिए, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का। 32 नंबर क्वेश्चन से, मशीनी अनुवाद कैसी प्रक्रिया है? बताएंगे। मशीनी अनुवाद कैसी प्रक्रिया है? तो मशीनी अनुवाद धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? मशीनी अनुवाद धीमी प्रक्रिया है। मानव अनुवाद एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि मशीनी अनुवाद तीव्र प्रक्रिया है। मशीनी अनुवाद की तुलना में मानव अनुवाद बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि मनुष्य भावों, संदर्भों और व्याकरण की बारीकियों को समझ करके तब अनुवाद करता है। मशीन वैसे आम घास अनुवाद कर देती है। 35 नंबर प्रश्न, अच्छे अनुवादकों की कमी अनुवाद की एक क्या है? समस्या बनी हुई है। बताएं। बिल्कुल, अच्छे अनुवादकों की कमी अनुवाद की एक समस्या बनी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, अवार्ड शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है? अवार्ड को हिंदी में पुरस्कार कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मशीनी अनुवाद में सारी प्रक्रियाएं मशीन के द्वारा ही संयोजित होती है। बिल्कुल, मशीन के द्वारा ही संयोजित होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का उपयोग करके बिना मानवीय हस्तक्षेप के अनुवाद किया जाता है मशीनी अनुवाद में।
लेकिन उसमें भाव वगैरह को नहीं पकड़ पाता मशीन। ठीक है, अनुवाद एक क्या है, शिल्प है, कला है या विज्ञान है, फिर ये सभी है। तो अनुवाद क्या है दोस्तों, कला है सृजन के कारण, विज्ञान है नियमों की वजह से, और शिल्प है क्योंकि इसके लिए विशेष अभ्यास और कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए कला भी है, शिल्प भी है और विज्ञान भी है। कौन, अनुवाद। 37 नंबर क्वेश्चन से सभ्यता और संस्कृति के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है। 37 नंबर बताएंगे। सभ्यता और संस्कृति के विकास में सर्वाधिक योगदान रहता है किसका दोस्तों, भाषा का सबसे जबरदस्त विकास रहता है। भाषा ही वह माध्यम जिसमें ज्ञान, विचार और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है। बिना भाषा के सभ्यता का विकास संभव नहीं है, इसीलिए सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए सर्वाधिक योगदान भाषा का है, फिर सेकंड नंबर पर अनुवाद का आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर प्रश्न आपका चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 38 नंबर, साहित्यिक अनुवाद किस प्रकार का अनुवाद है। साहित्यिक अनुवाद जो है दोस्तों अर्थ प्रधान अनुवाद है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ प्रधान अनुवाद है। ठीक है, अगला, क्योंकि इसमें क्या होता है साहित्यिक अनुवाद में जो है जो भाव छिपे होते हैं, जो अर्था जो व्यंजना सब शक्ति है, लक्षणा सब शक्ति, उसका भी अनुवाद करना पड़ता है। ठीक है, एक्ट किसका रूपांतरण है। एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं एक्ट को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से इंटरेस्ट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा बताएंगे। इंटरेस्ट, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, इंटरेस्ट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा इनमें से। 42 नंबर, इंटरेस्ट शब्द का हिंदी अनुवाद होगा ब्याज। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 39 नंबर, तकनीकी अनुवाद प्रायः किससे भरे होते हैं। तकनीकी अनुवाद जो होते हैं दोस्तों उसमें तथ्यों और पारिभाषिक शब्दावलियों की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसमें साहित्यिक सरसता का अभाव यानी कमी रहती है। तो प्रश्न पूछा गया है कि तकनीकी अनुवाद प्रायः शुष्कता से भरे होते, बिल्कुल शुष्कता से भरे होते, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंटरेस्ट माने ब्याज होते। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अनुवाद मूल्यांकन के प्रमुख आयाम हैं। अनुवाद मूल्यांकन के प्रमुख आयाम की अगर बात की जाए तो देखिए बोधगम्यता, मूल निष्ठता और पठनीयता, ये तीनों अनुवाद मूल्यांकन में आपको सबसे पहली बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं एक सफल अनुवाद जांच करते समय उसको जो चीज़ें लिखी उसको समझ में आना चाहिए। मूल निष्ठा मतलब मूल पाठ के प्रति वफादारी होनी चाहिए उसमें। पठनीयता मतलब होता है कि प्रवाह यानी कि पढ़ने का मन करे उसको, ऐसा अनुवाद लिखा जाए। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, प्रश्न है 40 नंबर देखेंगे। प्रश्न इस्टा क्या है। इस्टा ISTA का फुल फॉर्म है इंडियन साइंटिफिक ट्रांसलेशन एसोसिएशन। इस्टा का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं भारत के वैज्ञानिक अनुवादों का संगठन। भारत के वैज्ञानिक अनुवादों का संगठन को हम लोग इस्टा कहते हैं, इंडियन साइंटिफिक ट्रांसलेटर्स एसोसिएशन। ठीक है, अगला प्रश्न, डिमांड ड्राफ्ट का संक्षिप्त रूप क्या है। डिमांड ड्राफ्ट बताएं। डिमांड ड्राफ्ट का संक्षिप्त रूप दोस्तों DD कहते हैं इसको। DD का फुल फॉर्म ही होता है डिमांड ड्राफ्ट। बैंकिंग लेन देन में डिमांड ड्राफ्ट को आमतौर पर DD कहा जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और ये ऐसे तमाम प्रकार के, एक जो हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर आप इसका और भी कई लेक्चर देखने को मिल जाएगा। कई सारे पेपर मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप उस चैनल पर भी देख लीजिएगा। ठीक है, अनुवाद को लेकर के बड़ा अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम नहीं है इनमें से बताएं। 45 नंबर, अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम इनमें से कौन सा नहीं है। तो पठनीयता दिए गए विकल्पों के अनुसार तुलनात्मक संदर्भ में अनुवाद मूल्यांकन का आयाम नहीं है। वैसे अनुवाद इसमें होता है। ठीक है, समतुल्यता, मूल्यनिष्ठता, बोधगम्यता। समतुल्यता भी जरूरी है, मूल्यनिष्ठता भी जरूरी है, बोधगम्यता भी। पठनीयता अगर ना भी हो तब भी चल जाएगा। सामान्यतः मूल्यांकन में समतुल्यता, मूल्यनिष्ठता, बोधगम्यता प्राथमिक आधार है, जबकि पठनीयता भी जरूरी होता है, लेकिन इस तीनों के हिसाब से पठनीयता थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 48 नंबर, प्रशासनिक हिंदी का दूसरा नाम क्या है। प्रशासनिक हिंदी को दोस्तों कार्यालयी हिंदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है, यह कथन किसका है। फटाफट से आप बताएंगे। इस कथन को कहा था भोलानाथ तिवारी जी ने। रिपीटेड क्वेश्चन से भोलानाथ तिवारी जी का कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर, अनुवाद को संपूर्णता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है। अनुवाद को संपूर्णता की ओर बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण चरण है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण के द्वारा अनुवाद सही जांच परख करके एकदम से सत्य प्राप्त हो जाता है, तो ये बड़ा जबरदस्त होता है।
अगला प्रश्न आपका आ चुका है 47 नंबर। अनुवाद की समीक्षा को प्रकृति के आधार पर माना जाता है। अनुवाद की समीक्षा को प्रकृति के आधार पर तुलनात्मक विधा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अनुवाद समीक्षा में मूल पाठ यानी सोर्स टेक्स्ट और अनुदित पाठ दोनों को टारगेट टेक्स्ट इनकी तुलना करी जाती है, इसलिए तुलनात्मक विधा भी इसको कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, किसी एक भाषा की रचना की लिपि को दूसरी भाषा की रचना की प्रकृति के अनुरूप लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है? इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को लिपियांतरण कहते हैं, ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, लिपियांतरण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे नमस्ते को नमस्ते लिखना, राम को राम लिखना, जैसे हमने लिख दिया नमस्ते, अब नमस्ते देवनागरी लिपि में लिखा, इसी को हमने लिख दिया। ठीक है, नमस्ते। तो ये नमस्ते जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कैसा नमस्ते है? ये आपका ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है तो लिपिंतरण हो गया, और ये आपका देवनागरी में लिखा हुआ है। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से, किसी साहित्य का हिंदी अनुवाद सबसे अधिक हुआ है? बताएंगे किस साहित्य का हिंदी अनुवाद सबसे अधिक हुआ है? फटाफट से आप बताएंगे। बंगला का, बिल्कुल बंगला साहित्य को हिंदी में खूब लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी और बंगला की सांस्कृतिक निकटता की वजह से बंगला साहित्य विशेष करके रविन्द्रनाथ टैगोर और जो है शरत चंद्र चटर्जी के जितने भी रचनाएं हैं सबको हिंदी में आप देखेंगे बहुत अनुवाद किया गया है। ठीक है, 54 नंबर, पूत के पैर पालने में दिखाई देना। अब लोग पूत के पैर पालने में दिखाई देना ये है, और लोग क्या कहते हैं कि भूत के पाँव पालने में, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। पूत के पाँव, ठीक है, पूत के पैर पालने में दिखाई देना, ये क्या है? एक मुहावरा है दोस्तों ये। ठीक है, क्या है? एक मुहावरा है, पूत के पैर पालने में दिखाई देना, एक प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसका अर्थ है कि किसी के भविष्य के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब होता है पूत के पैर पालने में दिखाई देना, मतलब होता है कि छोटा बच्चे का जो है पहले से भविष्य पता चल जाता है कि भाई वो किस लायक है। ठीक है, जैसे होनहार बिरवान के होत चीखने पात। ठीक है, ये चीजें। 55 नंबर क्वेश्चन से जो है ट्रेसर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? बताएं। ट्रेस्योर मतलब होता है खजाना या संचित धन। ठीक है, इसी को कोष कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, किस बंगला साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार मिला है? बंगला साहित्यकार को रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। डी ऑप्शन। इनकी रचना थी गीतांजलि, 1913 में इसी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 56 नंबर क्वेश्चन से, शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद बर्नम वाना नाम से किसने किया है? 56 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद बर्नम वाना नाम से किसने किया है? तो रघुवीर सहाय ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, माइकल मधुसूदन कृत वीरांगना का अनुवाद किस राष्ट्रीय कवि ने किया? 53 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। माइकल मधुसूदन कृत वीरांगना का अनुवाद किस राष्ट्रीय कवि ने किया है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए 57 नंबर प्रश्न है, बुद्धिमानों की तरह सोचे परंतु जनसाधारण की भाषा बोले, यह कथन किस विद्वान का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमानों की तरह सोचे परंतु जनसाधारण की भाषा बोले, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन अरस्तु ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न है, पराशरीय अनुवाद का उदाहरण है। पराशरीय अनुवाद, पराशरीय अनुवाद क्या होता है दोस्तों? पराशरीय अनुवाद का उदाहरण में से है उमर खय्याम की जो मधुशाला लिखी गई है वही। ठीक है, जब कोई रचना किसी मूल विदेशी कृति के प्रभाव या आधार पर लिखी जाती है तो उसे पराशरीय माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर उमर खय्याम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये रचना इसमें शामिल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 61 नंबर, भाषिक अनुवाद की प्रमुख विशेषता क्या रही है? भाषिक अनुवाद की विशेषता द्विभाषी होना। भाषिक अनुवाद की विशेषता क्या है? द्विभाषी होना, क्योंकि अनुवाद के लिए कम से कम 2 भाषाओं, खास करके स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इनका ज्ञान अनिवार्य होता है। इसलिए इसे द्विभाषिक प्रक्रिया माना जाता है। किसको? अनुवाद को। ठीक है, लक्ष्य भाषा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? लक्ष्य भाषा को हम क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा का दूसरा नाम है अनूदित भाषा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य भाषा को टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं और स्रोत लैंग्वेज कहते हैं जिस भाषा का अनुवाद करना होता है। 59 नंबर प्रश्न, सार अनुवाद से क्या अभिप्राय है? सारा अनुवाद, सारा अनुवाद का मतलब होता है कि ये एक प्रकार सार को गहली थूथा दिए उड़ा, यानी कि पूरे पाठ को जो है शब्द दर शब्द अनुवाद नहीं करना है। पहले पूरी जानकारी को पढ़ लीजिए, फिर उसको सरल भाषा में कम शब्दों में उसके भावों को पकड़े, उसके सारांश को, समरी लिखना ही अनुवाद कहलाता है। ठीक है,
तो मूल कृति से इसका कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। यह मूल कृति के सारांश का अनुवाद है, बिल्कुल मूल कृति के सारांश का अनुवाद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 59 का। यहीं पर 62 नंबर बगल में देखिए प्रश्न है, वह भाषा कौन सी होती है जिसे मनुष्य बोलकर कहता है। 62 नंबर, वह भाषा कौन सी होती है जिसे मनुष्य बोलकर कहता है, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक भाषा, ठीक है। मुख से उच्चारित होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये सब आपका हो गया। हाँ, 63 नंबर प्रश्न आपका जो है, संस्कृति किसको जन्म देती है। संस्कृति बिल्कुल सभ्यता को जन्म देती है। संस्कृति से सभ्यता का निर्माण होता है। संस्कृति आंतरिक होती है, जैसे विचार, आपके मूल्य, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। उसका बाहरी या भौतिक स्वरूप सभ्यता कहलाता है, सिविलाइजेशन कहलाता है। 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए बगल में, गद्य और पद्य मिश्रित साहित्य को क्या कहते हैं। दोस्तों, गद्य और पद्य मिश्रित साहित्य को क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। उसी को हम चंपू काव्य कहते हैं। गद्य और पद्य मिश्रित साहित्य को चंपू काव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपू काव्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा, उसको चंपू काव्य में रख सकते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, बहुभाषी समाज से क्या तात्पर्य है। बहुभाषी समाज का मतलब होता है अनेक भाषा का जानकार, अनेक भाषा का जानकार। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बहुभाषी समाज मतलब होता है अनेक भाषाओं को जानने वाले लोग जिस समाज में रहते हैं, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न, दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति द्विभाषिक है, यह कथन किसका है। दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति द्विभाषिक है, यह कथन है किसका। हॉगेन नाम के विद्वान थे, उन्होंने कहा था, ठीक है। भाषा विद्वान है इनार होगेन, उन्होंने द्विभाषिकता का महत्वपूर्ण कार्य किया था और उन्होंने बताया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हॉगेन के अनुसार। अगला 68 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बृहद पर्यायवाची कोश का संबंध किससे है। 68 नंबर, बृहद पर्यायवाची कोश का संबंध किससे दोस्तों। बृहद पर्यायवाची कोश का संबंध डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 65 नंबर प्रश्न है, गद्य साहित्य में आते हैं। गद्य साहित्य में दोस्तों रस, छंद, कविता तीनों नहीं आते हैं, कहानी आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न है, ग्रंथों का संबंध किस कोश से आता है, बताएं। 69 नंबर, ग्रंथों का संबंध किस कोश से आता है दोस्तों। तो ग्रंथों का संबंध जो है साहित्य कोश, यानी जो है साहित्य कोश से आता है। तो उच्चारण कोश, ग्रंथों का संबंध पुराण कोश, मिथक कोश, साहित्य कोश, तो साहित्य कोश कह सकते हैं। हाँ, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न, शैली प्रधान अनुवाद किस प्रकार का अनुवाद कहलाता है। शैली प्रधान अनुवाद को हम लोग साहित्येतर अनुवाद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। हालांकि साहित्यिक अनुवाद में शैली महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ विशेष विधाओं में शैली की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 73 नंबर है, अस्थानीकरण क्या है। अस्थानीकरण क्या है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अस्थानीकरण 73 नंबर, किसी सामग्री का एक विशिष्ट संस्कृति के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को अस्थानीकरण कहा जाता है, लोकलाइजेशन कहा जाता है। इसमें केवल अनुवाद नहीं होता, बल्कि सब सामग्री को स्थानीय रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार बदला जाता है। जैसे किसी ग्लोबल ऐप का भारतीय संस्करण जो होता है, तो वो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके, उसकी सभ्यता को ध्यान में रख करके आता है। तो किसी सामग्री का एक विशिष्ट संस्कृति के अनुरूप में ढालने की प्रक्रिया को अस्थानीकरण कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। मुगल काल में प्रशासन का कार्य किस भाषा में होता था। तो मुगल काल में प्रशासन का काम फारसी भाषा में हुआ करता था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। किस भाषा में दोस्तों, फारसी भाषा में होता था, ठीक है। आधिकारिक राजभाषा फारसी थी। सारा प्रशासनिक और अदालती जो कार्य होता था वो सब फारसी भाषा में मुगल काल में होता था। 71 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद का मूल उद्देश्य क्या है। अनुवाद का मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों। अनुवाद का मूल उद्देश्य है कि मूल पाठ के भाव को, मूल पाठ की शैली को और अर्थ को बिना बदले दूसरी भाषा में पहुंचाना, यानी कि भाव भी वही रहे, शैली भी वही रहे और उसका अर्थ भी वही निकले, जो मूल पाठ भाषा में था वही स्रोत भाषा में भी मिले, तो उसी को बोलते हैं अनुवाद, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पारिभाषिक शब्दों का ध्यान किस अनुवाद में शामिल है। पारिभाषिक शब्दों का ध्यान किस अनुवाद में शामिल है दोस्तों। तो तकनीकी अनुवाद में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तकनीकी अनुवाद में, ठीक है। पारिभाषिक शब्दों का ध्यान किस अनुवाद में शामिल है, तकनीकी अनुवाद में शामिल है। क्योंकि विज्ञान, कानून और वाणिज्य जैसे तकनीकी क्षेत्र में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जिसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं परिभाषित शब्दावलियों में आप देखते हैं तकनीकी अनुवाद उसमें होता है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है कानूनी अनुवाद के अंतर्गत आती है। कानूनी अनुवाद के अंतर्गत क्या आती है? भौगोलिक किताबें, ऐतिहासिक किताबें, अंग्रेजी नहीं, कानूनी किताबें कानूनी अनुवाद के अंतर्गत आती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, मात्र 75 क्वेश्चन आपने देखा। ठीक है, आधे घंटे की क्लास में आपने बहुत कुछ समझ लिया है। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर था, बीए 4th सेमेस्टर का था, सेकंड सेमेस्टर गलती से लिख गया है 4th सेमेस्टर का। तो ये आंसर की आपकी दी हुई दोस्तों, आंसर की 75 क्वेश्चन तक थी। ठीक है, 75 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं उस विश्वविद्यालय में, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। और जिन बच्चों को हमारे से